हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए साइंस का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है जीवन की प्रक्रियाएं। क्या नाम है? जीवन की प्रक्रियाएं। तो जीवन की प्रक्रियाएं क्या होती हैं? तो जीवन की सजीवता को प्रकट करने वाली प्रक्रियाएं जीवन की प्रक्रियाएं कहलाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीवन में जो भी दिनचर्याएं होती हैं उनमें जितनी भी प्रक्रियाएं होती रहती है जिसके फलस्वरूप जीवन सुचारू ढंग से चलता है उनको ही हम लोग बोलते हैं क्या? जीवन की प्रक्रियाएं कहते हैं। क्लियर है? जैसे इसमें पहला अगर हम टॉपिक देखें तो पोषण होता है। पोषण क्या होता है कि जीवों के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही कहलाती है क्या? पोषण कहलाती है। क्या कहेंगे? जीवों के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही कहलाती है क्या? पोषण कहलाती है। पोषण को अगर हम लोग देखें तो दो तरह से बांट सकते हैं, एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। स्वपोषी वे पोषण की वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि पोषण जो हो वो जीव स्वयं कर सकता हो, तो उसको बोल देते हैं क्या हम लोग? स्वपोषी। जैसा कि पादपों में ये देखने को मिलता है, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? स्वपोषी की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। जबकि परपोषी में क्या आ जाता है कि जो जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर क्या होते हो निर्भर रहते हैं, उनको बोलते हैं क्या हम लोग? परपोषी बोलते हैं। क्लियर है? फिर परपोषी को भी हम लोग क्या करते हैं? तीन भागों में बांट देते हैं। जैसे पहला आपका है मृतोपजीवी, फिर परजीवी, फिर प्राणी संभोजी। मृतोपजीवी क्या होते हैं कि वे प्राणी जो क्या करते हो किसी दूसरे मरे हुए जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हो। क्या कहेंगे? वे प्राणी जो किसी दूसरे मरे हुए जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। इसमें उदाहरण अगर हम लोग देख लें तो कवक एक क्या होता है? इसका प्रमुख उदाहरण होता है, जिसको हम लोग कवक को फंजाई के नाम से भी जानते हैं। फिर कह रहे हैं परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? वे जीव जो दूसरे जीव से पोषण तो प्राप्त करते ही हैं लेकिन उनको हानि पहुंचाते हैं, तो उनको हम लोग बोल देते हैं क्या? परजीवी कहते हैं। क्या कहेंगे? वे जीव जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो लेकिन उन जीवों को क्या पहुंचा रहे हो? हानि पहुंचा रहे हो, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या? परजीवी। इसी का अगर हम एक उल्टा देख लें एग्जाम्पल इसी का, तो सहजीवी होता है, जिसमें क्या होता है जो जीव कोई जीव दूसरे जीव पर निर्भर हो लेकिन उसको लाभ पहुंचाए तो उसको सहजीवी कह देते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ हम लोग परजीवी की बात कर रहे हैं, तो परजीवी में क्या हो जाएगा? अमर बेल इसका क्या होता है? एक अच्छा उदाहरण होता है। एक बेल होती है जो कि पेड़ पर लगती है और जिस पेड़ पर लगती है उसी से अपना पोषण ग्रहण करती रहती है और उस पेड़ को हानि पहुंचाती है, तो ये परजीविता का एक उदाहरण होता है। क्लियर है? फिर आता है प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी वे होते हैं जो क्या करते हो कि दूसरे जीवों पर भी निर्भर रहते हैं, ठीक है, और उनके माध्यम से क्या करते हैं कि भोज्य पदार्थों के उत्पादन की प्रक्रिया को करते रहते हैं। तो उसमें आपका आ जाता है मनुष्य। मनुष्य क्या एक उदाहरण है? प्राणी संभोजी का उदाहरण है। क्लियर है? फिर आता है पोषण के चरण कौन कौन से, यानी कई चरणों में क्या होता है पोषण की प्रक्रिया बटी होती है। तो उनमें जैसे आपका पहला है अंतःग्रहण, अंतर्ग्रहण, फिर आता है पाचन, फिर आता है आपका अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण में क्या होता है? जब आप भोजन को या भोज्य पदार्थों को मुंह में रखते हैं, ग्रहण करते हैं, बस उसी जगह से शुरू हो जाता है क्या आपका? अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, भोजन को सिर्फ ग्रहण करना। पाचन क्या? ये लंबी प्रोसेस होती है, यानी पाचन जब स्टार्ट हो जाता है बस वहीं से बोल दिया था क्या कि पाचन की प्रक्रिया हो रही। जैसे कि मुंह के अंदर जैसे ही आपने कोई भोज्य पदार्थ को रखा बस वो क्या हो जाता है? लार में मिक्स होकर के तुरंत पाचन की प्रक्रिया वहां से स्टार्ट कर देता है। फिर आता है अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? भोज्य पदार्थों को तोड़ करके क्या करना? शरीर के अन्य भागों तक एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? अवशोषण। स्वांगीकरण क्या होता है? उनको अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने की प्रक्रिया, अलग अलग भागों में बांटने की प्रक्रिया भोज्य पदार्थों को। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ भी भोजन कर लें लेकिन भोजन जो मुख्य चार अवयवों में टूटता है वो टूटता है क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और किसमें? विटामिन में। क्लियर? क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन में टूटता है, ठीक है। तो उनको तोड़ करके अलग अलग भागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया होती है क्या? स्वांगीकरण हो जाएगा। फिर आएगा बहिक्षेपण। बहिक्षेपण यानी जो अवशिष्ट भोज्य पदार्थ रह गए, यानी पूरी पाचन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पदार्थ रह गए हैं जो पाचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बचे रह गए है ना, तो उनको अपशिष्ट पदार्थों की श्रेणी में रखा था। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? बहिक्षेपण कहलाती है। क्लियर है? तो ये आपके पोषण के चरण हो गए। कौन कौन से थे? तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। क्लियर? फिर आ जाता है क्या आपका श्वसन। क्या होता है श्वसन? आपको पता है श्वसन किसे कहते हैं? कि जब जानवरों के द्वारा या जंतुओं के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं में भाग लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना करके शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही कहलाती है क्या? श्वसन कहलाती है। श्वसन देखा जाए मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनऑक्सी श्वसन। क्लियर है? यहाँ पे भी देखिए मैंने आपको बताया एक क्या है बाह्य श्वसन, एक होता है अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन भी ये भी एक टाइप होते हैं क्या? बाह्य श्वसन का मतलब शरीर के जो
कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनमें बाहर से हवा ग्रहण की जाए और बाहर की तरफ ही हवा को क्या किया जाए, वायु को त्याग दिया जाए, तो बाह्य श्वसन के अंतर्गत आ जाता है। फिर आपका अंतः श्वसन होता है, जब वो वायु ग्रहण की गई है तो शरीर के भीतर जाकर के उपापचयी क्रियाओं में भाग लेकर के फिर वो अन्य गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है अंतः श्वसन होती है, यानी शरीर के आंतरिक भागों के अंदर हो रही है। क्लियर? जब बाह्य भागों के द्वारा होती है सिर्फ ग्रहण करना और बाहर निकालने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाएगी आपकी बाह्य श्वसन में आ जाती है। फिर ये जो मैंने बताया आपको ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन, ऑक्सी में क्या हो जाता है कि वो प्रक्रिया जिसमें क्या होता हो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, वो ऑक्सी श्वसन कहलाती है। अनऑक्सी श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अनऑक्सी श्वसन कहलाती है। पर इसको थोड़ा ध्यान ये रखना पड़ता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि अनुपस्थिति ही हो रही है, उसका मतलब यहाँ ये होता है कि जो पहली गैस ले रहा है जीव वो ऑक्सीजन नहीं होगी, तो उसको कह देते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। फॉर एग्जाम्पल जैसे पौधे अनऑक्सी श्वसन करते हैं। कैसे? ये पहली जो गैस ग्रहण करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ना कि ऑक्सीजन। जबकि जानवर जो ग्रहण करते हैं पहली गैस वो ऑक्सीजन होती है, इसलिए उसको बोल दिया जाता है क्या, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्लियर? अनऑक्सी श्वसन में क्या हो जाता है कि जो पहली गैस ऑक्सीजन नहीं है, अन्य कोई गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ले रहे हैं पादप है ना, जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, तो वो अनऑक्सी श्वसन में आ जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे इसमें देख लेते हैं क्या कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर क्या होता है। श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर, तो श्वासोच्छ्वास क्या होता है कि सिर्फ श्वसन की प्रक्रिया यानी मतलब गैसों को ग्रहण करने और त्यागने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या श्वासोच्छ्वास कहलाती है। फिर इसमें कह रहा है इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। पहला जो पॉइंट है श्वासोच्छ्वास का, कह रहा है इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, इस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जाती है। श्वसन में जबकि क्या है कि इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर कह रहा है श्वासोच्छ्वास में यह कोशिकाओं के बाहर होती है। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया क्या है, सिर्फ गैसों का आदान प्रदान करना है, तो ये कोशिकाओं के बाहर होती है। ठीक है, यानी सिर्फ गैस को वायु को ग्रहण करना और वायु को त्यागना, ये श्वासोच्छ्वास में आ जाता है। श्वसन में क्या है, यह कोशिकाओं के अंदर होती है, यानी ये आंतरिक श्वसन के अंदर की बात कर रहा है ना, जो अंदर शरीर के भीतर हो रही, तो उसमें क्या देगा, कोशिकाओं के अंदर होती है। श्वासोच्छ्वास का नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसमें किसी एंजाइम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाह्य प्रक्रिया है। इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है किसमें, श्वसन में। फिर कह रहा है श्वासोच्छ्वास में यह एक भौतिक प्रक्रिया है। श्वासोच्छ्वास कैसी प्रक्रिया है, तो कैसी है, भौतिक प्रक्रिया। जबकि श्वसन क्या है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि जैविक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया दोनों का मिश्रण है, तो इसको बोल देते हैं क्या, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है क्या, श्वसन। फिर श्वसन के टाइप में देख देते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन के और अनऑक्सी श्वसन में अंतर को अगर हम देखते हैं तो क्या बनता है, पहला कि इसमें जो ग्लूकोज होता है, इसमें ग्लूकोज अणुओं का पूर्ण विखंडन हो जाता है। ऑक्सीजन जो होगा उसमें जो ग्लूकोज अणु होगा, ग्लूकोज आपको पता है C6H12O6 इसका अणुसूत्र होता है, तो इसका पूर्ण विखंडन हो जाता है किसके अंतर्गत, ऑक्सीजन के अंतर्गत। जबकि अनऑक्सीजन में क्या हो जाता है, इसमें ग्लूकोज अणुओं का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। अनऑक्सीजन जो होता है उसमें क्या हो जाएगा, ग्लूकोज अणुओं का जो पूर्ण विखंडन होता है वो नहीं होता है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन में कह रहा है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड व H2O बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है ऑक्सीजन के अंतर्गत। जबकि अनऑक्सीजन में अगर हम देखते हैं तो इसमें C2H5OH बनता है, यानी कि एथिल अल्कोहल बनता है किसमें, अनऑक्सीजन में। आपको पता होगा किंडवल की जो प्रक्रिया थी उसमें क्या होता था आपका, एथिल अल्कोहल बना था, है ना। यानी जब आपने सुक्रोज में वाटर डाला था, सुक्रोज में वाटर डाल करके जब क्रिया करते हैं तो बनता है क्या, ग्लूकोज फ्रक्टोज। फिर ग्लूकोज को डैमेज एंजाइम की पद्धति में, पहले में इन्वर्टेज एंजाइम था, जब सुक्रोज और वाटर डाले इन्वर्टेज एंजाइम डाले थे तो बना था क्या हमारा, ग्लूकोज फ्रक्टोज। फिर ग्लूकोज में डाल दी जाइमेज तो बना क्या हमारा, एथिल अल्कोहल और CO2। तो अनऑक्सीजन का एग्जांपल होता है कौन, किंडवल की प्रक्रिया। तो इसमें क्या होता है, C2H5OH बनता है, यानी कि एथिल अल्कोहल बनता है। फिर ऑक्सीजन क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, जिसमें क्या होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है ऑक्सीजन की प्रक्रिया। जबकि अनऑक्सीजन किसमें होता है, तो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है ऑक्सीजन की अनऑक्सीजन की प्रक्रिया। क्या कहेंगे, अनऑक्सीजन कहाँ होता है, तो ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ऑक्सीजन जो होता है इसमें कह रहा है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में निकलती है। ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा, जबकि अनऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में निकलती है, क्योंकि वहां पे तो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, तो इसलिए क्या होती है, वहां पे कम मात्रा में निकलती है। फिर आ जाता है क्या हमारा, कुछ परिसंचरण से रिलेटेड देखा। परिसंचरण का मतलब होता है कि शरीर के भीतर रुधिर को या जो तरल पदार्थ होता है उनको शरीर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। ठीक है, जो परिसंचरण की प्रक्रिया होती है, परिसंचरण में कुछ रुधिर वाहिनियां होती हैं जो पार्ट लेती हैं। ठीक है, यानी जो रुधिर को ले जाने का जो मार्ग होता है वो रुधिर वाहिनियों के रूप में जाना जाता है। उनमें जैसे आपका आता है धमनियां हो गई, शिराएं हो गई, केशिकाएं हो गई, ये सब क्या होती हैं, आपकी रुधिर वाहिनियों में आती है, यानी वो मार्ग प्रदान करती हैं जो रुधिर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में सहायता करता है या परिसंचरण की प्रक्रिया को संपन्न कराता है। क्लियर है,
परिसंचरण को सबसे पहले बताया किसने था? तो विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने रुधिर परिसंचरण के बारे में सबसे पहले बताया था। क्लियर है? और ये प्रयोग उन्होंने किया किसमें था? तो किसमें किया था? तो घोड़े में किया था प्रयोग उन्होंने। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं हम लोग। फिर आता है धमनी और शिरा के बारे में देख लेते हैं। धमनी क्या होता है? धमनी और शिरा का अंतर अगर देखते हैं तो धमनी बता रहा है इसमें कपाट नहीं होते हैं। इनमें जो कपाट होते हैं नहीं, कुछ पट जैसी रचना होती है, जैसे दरवाजे जैसी रचना होती है, वो इनमें नहीं होती, किसमें? धमनी में। जबकि शिरा में क्या होते हैं? कपाट होते हैं, जो उसके पार्ट्स हो जाएंगे कपाट के रूप में वो होते हैं वहां पर। जबकि धमनी में एक नया पॉइंट क्या कह रहा है कि इनकी गुहा सकरी होती है, इनका जो रास्ता होता है रुधिर को ले जाने का वो क्या होता है? सकरा होता है। जबकि शिराओं में क्या होता है? इनकी गुहा चौड़ी होती है। फिर अधिक लचीली होती है धमनियां, जबकि शिराएं जो होती हैं क्या होती हैं? कम लचीली होती हैं। ये खाली होने पर नहीं पिचकती। कौन? धमनियां। जबकि शिराएं जो होती हैं खाली होने पर क्या हो जाती हैं? पिचक जाती है। कह रहे हैं ये खाली होने पर पिचक जाती है। ठीक, तो ये सब क्या है? इसकी अंतर हो गए इसके। फिर आता है क्या आपका? प्रकाश संश्लेषण। अब ये पौधों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो आपको पता है कि हरे पेड़ पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता में अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, क्या कि हरे पेड़ पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, एक होती है अंधकार अभिक्रिया। अंधकार अभिक्रिया अंधेरे में होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश में होती है, जिसके लिए हम लोग के जो पौधे के ऑर्गेनेल्स जिसमें आपका स्ट्रोमा और ग्राना आ जाता है, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक रिएक्शन होती है, उसको देख सकते हैं। 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के यानी 6 CO2, साथ में क्या लेते हैं? प्लस में 12 H2O, यानी कि 12 मॉलिक्यूल किसके लेते हैं? 12 मॉलिक्यूल किसके लेते हैं? वाटर के ले लेते हैं। फिर सूर्य का प्रकाश देखिए, और क्या है? क्लोरोफिल की सहायता से बनता क्या है? ग्लूकोज बन जाता है। एक ग्लूकोज बनेगा यानी C6H12, और आपका क्या बनेगा? 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके? वाटर के, और 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे ऑक्सीजन के। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्या है? अभिक्रिया होती है। क्या होती है? 6 CO2 प्लस 12 H2O, सूर्य का प्रकाश, और क्या? क्लोरोफिल की सहायता से C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और प्लस में क्या? 6 H2O, प्लस में क्या? 6 H2O यानी कि 6 मॉलिक्यूल वाटर के, प्लस में 6 O2 यानी 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के। क्लियर? फिर आता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पेड़ पौधों के द्वारा उनके वायवीय भागों की सहायता से क्या करना कि जो अतिरिक्त जल की मात्रा होती है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो इसमें भी कई प्रकार के हैं ट्रांसपिरेशन, जैसे यानी वाष्पोत्सर्जन। एक वाला है आपका क्या? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? कहेंगे वह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो रंध्र की सहायता से होती है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्लियर है? फिर कह रहा है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। तो इसमें क्या कहेंगे? वह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो उपत्वचा के द्वारा या उपत्वचा की सहायता से होती है, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो वातरंध्र की सहायता से होती है, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्लियर है? तो इस तरह से वाष्पोत्सर्जन को हम लोग समझ सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है सामान्यतः दिन में होती है। यही अगर हम कह दें कि रात के समय जो पेड़ पौधे होते हैं जब वो पानी को निकालते हैं, अतिरिक्त मात्रा में जो जल को निकालते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग बिंदु स्त्रावण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु स्त्रावण। इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में, और बिंदु स्त्रावण को इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं क्या? गटेशन कहते हैं। क्लियर है? पौधों के लिए हानिकारक कौन सी प्रक्रिया है? ट्रांसपिरेशन या गटेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन या आपकी कौन सी? बिंदु स्त्रावण। तो बिंदु स्त्रावण जो होती है वो पौधों के लिए क्या होती है? हानिकारक प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि वो रात के समय जब पानी का स्त्रावण करती है तो उसी के साथ में कुछ लवण का भी स्त्रावण कर देती है, जो कि क्या कर देते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जो स्टोमेटा प्रयोग किया जाता है वो स्टोमेटा के छिद्रों को बंद कर देते हैं। फिर जब दिन होता है तो क्या हो जाता है कि वो लवण जो जम जाते हैं उन छिद्रों पर, जिसकी वजह से वो अतिरिक्त जो जल की मात्रा निकलना चाहिए वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा वो नहीं निकल पाता है। क्लियर? तो यानी पौधे को क्या हो जाती है? हानि होती है ना। तो कह सकते हैं पौधों के लिए हानिकारक प्रक्रिया में अगर देखा जाए इन दोनों में से कि वाष्पोत्सर्जन है या बिंदु स्त्रावण, तो बिंदु स्त्रावण हानिकारक प्रक्रिया में आ जाता है, क्योंकि रात के समय क्या करता है? वो अतिरिक्त मात्रा में जल के साथ साथ वो लवण का भी स्त्रावण कर देता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे। फिर आता है आपका मूल दाब। मूल दाब क्या होता है? मूल का मतलब ही क्या होता है? क्या जड़ से मतलब होता है ना। तो कह रहा है जल को जाइलम तक निरंतर ढकेलने वाला दाब मूल दाब कहलाता है। तो जल होता है यानी पानी जो होता है वो जड़ में क्या होता है? नीचे से खींचा जाता है। ठीक है? तो जाइलम क्या कह रहा है कि जल को जाइलम तक निरंतर धकेलने वाला दाब मूल दाब कहलाता है। और जाइलम ही जो है वो क्या है? जल का वाहक है। ऐसे भी ध्यान रखिए, जा से जल और जा से जाइलम। ठीक है? तो जाइलम जो होगा वो जल का वाहक होता है, यानी वो जल को क्या करेगा? खींचने का कार्य करता है।
पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जबकि ऐसे फ्लोएम कर देखें तो फास्ट से फूड, फास्ट से फ्लोएम, है ना, इस तरह से आता है। यानी कि जो फूड मटेरियल यानी जो आपका खनिज लवण होता है पेड़ पौधे जो नीचे से लेकर जाते हैं जमीन से, उसको ले जाने का काम करता है फ्लोएम। ठीक है, तो यहाँ मूल दाब की बात कर रहे हैं तो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, जाइलम की हम लोग खासकर बात करें तो क्या करेगा, जल को जाइलम तक निरंतर ढकेलने वाला दाब मूल दाब कहलाता है। क्लियर है, तो एक चीज ध्यान रखें, इसको हम लोग रूट प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, तो आज हम आपके लिए जीवन की प्रक्रियाएं नाम का एक टॉपिक लाए थे साइंस का, जिसमें हमने आपको जीवन की प्रक्रिया बताया क्या होता है, उसके कुछ प्रक्रियाओं के नाम, जैसे पोषण बताया, पोषण के चरण बताए, ठीक है, पोषण कितने प्रकार के थे ये बताया, श्वसन बताया आपको, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर बताया, ऑक्सीजन तथा अनऑक्सीजन में अंतर बताया, धमनी तथा शिरा में अंतर बताया, रुधिर वाहिनियों के बारे में बताया, जैसे धमनियाँ, शिराएं, कोई केशिकाएं, प्रकाश संश्लेषण क्या है वो बताया, उसकी एक रिएक्शन बताइए आपको, वाष्पोसर्जन क्या है जिसमें इसके 3 टाइप बताए, रंध्रीय वाष्पोसर्जन, उपत्वचीय वाष्पोसर्जन, वातरंध्रीय वाष्पोसर्जन, मूल दाब क्या होता है ये बताया। क्लियर है, तो आज आपके लिए हम एक छोटा सा टॉपिक साइंस का लाए थे, जीवन की प्रक्रियाएं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।